अब हम लोगों ने क्या कर रहे थे, बायोडाइवर्सिटी कर रहे थे, उसमें हमने मुख्तलिफ फैक्टर्स पढ़े थे। अच्छा बैठ जाओ, बाद में देख लेता हूँ, वहाँ से लीजिए, यहाँ पे पड़ी रहने दो, मैं बुला लेता हूँ आपको। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी में हमने मुख्तलिफ फैक्टर्स देखे थे जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, यानी मुख्तलिफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पाई जाती हैं, मुख्तलिफ स्पीशीज़ पाई जाती हैं। और हमें पता है कि हज़ारों लाखों किस्म के मुख्तलिफ जानवर और पौधे जो हैं वो दुनिया में पाए जाते हैं, और किस तरह के हैबिटेट में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है और किस तरह के हैबिटेट में जो है वो बायोडाइवर्सिटी कम होती है, ये भी हम चीज़ें शुरू में थोड़ा सा देख चुके हैं, थोड़ा सा नहीं, इनफैक्ट पूरा टॉपिक किया था। अब जैसे कुछ हैबिटेट्स हैं जहाँ पे वेदर जो है वो एक्सट्रीम होता है, या तो सर्दी शिद्दत की होती है या गर्मी शिद्दत की होती है, तो ऐसी जगहों पर बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है। और जहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। तो इस तरह मुख्तलिफ और फैक्टर्स थे जहाँ पर हमने देखा था कि बायोडाइवर्सिटी किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। अब हमने क्या करना है कि हमने ये बात भी की थी कि क्लासिफिकेशन की जाती है ऑर्गेनिजम्स की, मुख्तलिफ क्लासेस में उनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं, और उनकी क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करते हैं, या तो सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे करते हैं या डिफरेंसेस की बेस पे करते हैं। और उनकी सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस की बेस में क्लासिफिकेशन करने का मकसद क्या होता है, ताकि हम उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको, या नॉलेज जो है उसको सही तरीके से एक जगह पे ऑर्डर तरीके से लिखा जा सके, समझा जा सके, या उनको स्टडी करने में हमें हेल्प आउट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों के जो मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन हुई हैं उनके मुख्तलिफ सिस्टम्स थे। सबसे पहले उनकी दो किंगडम बनाई गई, कुछ को एनिमल्स कह दिया गया, कुछ को प्लांट्स कह दिया गया, और फिर उसके आगे फिर सब डिविजन्स हुई। तो इस तरह क्लासिफिकेशन करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं जो कि टाइम टू टाइम फॉलो किए गए, और अब जो है वो हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरफ चल रहे हैं, या हम वो ज़्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है, तो पहला जो किंगडम सिस्टम है वो आपका है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। पहले तो मुझे बताएं, ये आपके कोर्स में इंक्लूडेड है? चलो गुड हो गया। अब आगे चलते हैं। तो ये सबसे पहला ओल्डेस्ट सिस्टम है, और इसमें हम ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में डाल लेते हैं। 2 किंगडम्स में डाल लेते हैं। कौन सी 2 किंगडम्स में? एक प्लांटाई में और दूसरे एनिमेलिया में। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा या तो वो प्लांटाई में आएगा या एनिमेलिया में आएगा, अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इसके मुताबिक क्या क्लासिफिकेशन की बेसिस होती हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड, हाँ, जो अपना फूड सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल से बना सकते हैं, या अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, या ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, उनको हम किंगडम प्लांटाई में डाल लेते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर उससे आगे चलते हैं तो दूसरे की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, एनिमेलिया की। तो एनिमेलिया में वो कहते हैं ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, जो अपना जो खाना है वो खुद से नहीं बना सकते, या अपने न्यूट्रिएंट्स खुद से नहीं बना सकते, उनको हम क्या कहेंगे, हम उनको दूसरी किंगडम में डालेंगे। इसी तरह ये डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ के लिए, ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर, खाने के लिए। अब जैसे हम इंसान हैं, हम एनिमेलिया में आएंगे। अगर हम प्लांट और एनिमल 2 किंगडम की बात करें तो हम एनिमेलिया में आएंगे। और क्यों आएंगे? क्योंकि हम खाने के लिए उन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। आलू पालक वगैरह वगैरह जो है वो सारी चीज़ें आपकी प्लांट ए में आती हैं, और आप उनको जो है वो खाने के तौर पे यूज करते हैं, या उनकी जो हम उनके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं एज ए फूड सोर्स। और इसके अलावा जो इनके ऊपर डिपेंड नहीं करते वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, इसलिए जो है उनको एक अलग किंगडम एनिमेलिया में डाल दिया जाता है। ठीक है। अब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देखने में तो आपको बड़ा अच्छा और आसान लग रहा होगा कि जो भी चीज़ है हम बड़ी आसानी से बता देंगे कि ये एनिमेलिया है। थोड़ा सा हम ना इधर करो चेयर, उसको भी सामने करो। अच्छा, हम उसको बड़ी आसानी से क्लासिफाई कर लेंगे कि वो एनिमेलिया है या प्लांटाई है। तो लेकिन इसमें मसला ये आया कि जब हमारी नॉलेज बढ़ी और हमने देखा, हमने ऑब्जर्व करना सीख लिया मुख्तलिफ बैक्टीरियाज को, फंजाई को, एल्जी को, और हमें ये पता चला
अच्छा, फिर उनकी जब हमने प्रॉपर्टीज वगैरह स्टडी की तो उनको भी किस में डाल लिया गया, प्लांटाई में डाल लिया गया, क्योंकि उनकी वही प्रॉपर्टीज थी जो कि किसकी थी, प्लांटाई ग्रुप की थी। वो ऑटोट्रॉफ्स थे, या तो वो स्टोर कर सकते थे एनर्जी, या वो अपना फूड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना लेते थे, इसलिए जो है उनको भी किंगडम प्लांटाई में डाला गया। फिर कुछ टेक्सोनोमिस्ट थे, टेक्सोनोमिस्ट क्या होंगे भला, टेक्सोनोमिस्ट क्या होंगे, कौन होंगे, कौन लोग होते हैं टेक्सोनोमिस्ट, टेक्सोनोमी क्या होती है, चलो ये बता दो। हाँ, तो वो लोग जो ये काम करते होंगे उनको टेक्सोनोमिस्ट कहेंगे। ठीक है, तो टेक्सोनोमिस्ट होते हैं, उन्हें इस सिस्टम को उन्होंने बड़ा रिसर्च की, वर्किंग की, और ये बता दिया कि ये सिस्टम वर्केबल नहीं है। क्यों नहीं है वर्केबल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनमें यूग्लिना आ गया, उनमें प्लांट के भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं और एनिमल की भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि यूग्लिना में प्लांट की क्या करेक्टरिस्टिक है, तो यूग्लिना में ये करेक्टरिस्टिक है उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, ये प्लांट्स की करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इसी तरह अगर कोई कहता है कि ये इसमें एनिमल लाइक क्या वो है, करेक्टरिस्टिक है, तो वो ये है कि इसकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रॉफिक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती। अब इसमें क्लोरोफिल भी मौजूद है और ये हेट्रोट्रॉफिक भी है। इसका क्या मतलब है कि ये डे टाइम, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वगैरह किस टाइम होता है, डे टाइम होता है, जो मेन फेज होता है उसका रात में भी होता है, लेकिन मेन फेज उसका डे टाइम होता है। तो वो क्लोरोफिल की मदद से क्या बना लेता है, अपना फूड बना लेता है। लेकिन जब रात होती है, जो डार्कनेस होती है, जहां पर अंधेरा होता है, वहां पर ये फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका वो ऑटोट्रॉफ नहीं रहता, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, बल्कि ये क्या करता है, ये हेट्रोट्रॉफ बन जाता है और किसी और ऑर्गेनिज्म को एज ए फूड इस्तेमाल करता है। ठीक है, या किसी और मटेरियल को एज ए फूड इस्तेमाल करता है, और इसके भी सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं आती होती। ये दो करेक्टरिस्टिक जो है वो इसे एनिमल की प्रॉपर्टीज या एनिमल के करीब लेके आते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जिनमें इस तरह की कंफ्यूजन्स थी, उनके लिए फिर मुख्तलिफ किस्म के और ग्रुप्स बनाए गए, मुख्तलिफ सिस्टम और किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस कराए गए, और उसमें जो है वो हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को भी स्टडी करेंगे कि इसके अलावा टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अलावा और कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम मौजूद हैं। ठीक है, मुझे बताएं टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में किसी को कोई मसला? अच्छा जी, ये तो एक ड्रॉबैक था, ये मैं अब आपको ना यहाँ पे ड्रॉबैक बताने लगा हूँ इस सिस्टम का। तो एक ड्रॉबैक तो ये था कि कुछ ऑर्गेनिज्म जिनमें प्लांट और एनिमल दोनों की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको आप इस सिस्टम में क्लासिफाई नहीं कर सके। ठीक है, दूसरा ड्रॉबैक है, दूसरा ड्रॉबैक ये है कि ये जो ऑर्गेनिज्म में जिनमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उनके दरमियान भी इस सिस्टम में रहते हुए आप फर्क नहीं कर सकते कि आप उनकी कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका हो गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद अब हम आगे पढ़ेंगे, अगला